नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। देखिए, ये तो मेरा लोगो है, वो तो बोलेंगे नो डाउट। हर साल आपको हाई स्कूल और इंटर दोनों के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र मिलते रहे हैं और इस बार भी आपको 2024 हमारा 2024 का भी टारगेट है कि आपको हम 98 प्लस लेकर के जाएं। पिछली बार हमारा 98 आया था और इस बार हमारी सोच है कि 98 प्लस अर्थात 99 का टारगेट है। अब वो तो ईश्वर की कृपा होगी तो ज़रूर आएगा कोई ना कोई, लेकिन 98 प्लस टारगेट लेकर के चलेंगे और हम आपको पहले से ही संपूर्ण प्रश्न पत्र बता देंगे। अच्छा, ये पीडीएफ खोलने का एक कारण केवल इतना है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या आना है क्या नहीं आना है। अभी तक हमारे पास परीक्षा के कुछ दिन बाकी रह गए हैं, 4-5 दिन, लेकिन फिर भी अभी फ़ोन आ रहे हैं कि संधि विच्छेद सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर शब्दरूप किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्नावलियाँ हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संधि विच्छेद आपके कोर्स से पूरी तरह से हटा दी गई है, कहीं भी संधि विच्छेद नहीं आनी है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। ये 2024 में कहीं भी आपको संधि विच्छेद देखने को नहीं मिलेगी। इसके पश्चात शब्दरूप, हाँ शब्दरूप आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। शब्दरूप आ रहे हैं परीक्षा में, लेकिन ये शब्दरूप नहीं आ रहे हैं। इसको मैं आगे बताऊंगा कि कौन से शब्दरूप आ रहे हैं। शब्दरूप आ रहे हैं लेकिन इनमें से कोई शब्दरूप नहीं आ रहे। क्लियर है। फिर बात की जाए धातु रूप अर्थात लकारों की कि क्या लकार आ रहे हैं, तो बेटा लकार भी आपके पैटर्न से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की धातुएं और लकार इस 2024 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रस की। अगर हम रस की बात करें, अब हम रस की बात करते हैं तो आपके इसमें करुण रस और हास्य रस, आपके इसमें करुण रस और हास्य रस ये दोनों ही आएंगे परीक्षा में। ठीक है। अब इसको आप करुण और हास्य को कैसे पहचानेंगे, बात ये आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हास्य ऐसे ही लिखा जाता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि टीचर ने शायद गलत लिख दिया हो, हम ज़्यादा होशियार हैं, उसने शायद हास्य ना हो, उसका कहना हो हास्य, लेकिन उसने स्थाई भाव हास्य ऐसे लिख दिया। ये बिल्कुल मत सोचिएगा, ये स्थाई भाव गलत है। स्थाई भाव आपका यही सही है। ठीक है ना, हास्य ही सही है, दूसरा कुछ भी सही नहीं है। और इसके बाद में करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है, सब लोग जानते हो। अब कुछ लोगों को ये समस्या होती है कि हम पहचानेंगे कैसे, होती है ना, कि कौन सा रस है, कौन सा रस है, ये हम कैसे पहचानेंगे। और ज़्यादातर देखिए, या तो स्थाई भाव पूछा जाएगा, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। परिभाषा नहीं पूछी जाती तो ज़्यादा दिमाग टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको परिभाषा रटनी ही रटनी है। मत रटिए, बिना रटे काम चल जाएगा। जहाँ पर विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ शोक नामक स्थाई भाव होता है तो वो तो ऐसे पता चल जाएगा, शोक नामक स्थाई भाव मतलब करुण रस है, और हास नामक स्थाई भाव मतलब हास रस है। ठीक है ना, वैसे पता चल जाएगा। तो कभी भी ये याद समझ लीजिए कि बेटा परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो उदाहरण। अब बहुत से लोगों ने हमसे पूछा सर कि ये बताइए कि उदाहरण कैसे हम पहचान पाएंगे कि कौन सा करुण रस का है, कौन सा हास्य रस का है। तो देखिए, इसमें शोक है अर्थात दुख है, और इसमें क्या है, हास्य है, हंसी है, मजाक है। जैसे मैंने आपको लोगों को लिखवाया भी कि मूली में मोहन बसे, गाजर बसे गणेश, कृष्ण करेला में बसे रक्षा करे महेश। ठीक है, सब्जियों के माध्यम से भगवान की हंसी, भगवान की हंसी तो उड़ाई जा रही है कि कुछ और किया जा रहा है, बताइए आप लोग। जैसे एक और है कि अंधेर नगरी चौपट राजा
टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा, ये भी, इसमें भी तो हंसी आ रही है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, इसके पश्चात शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए भगवान शंकर को नंगा शब्द से संबोधित किया गया। तो ये सब हंसी मजाक वाली ही तो बातें हैं। एक आपने अपने हाई स्कूल में ही पढ़ा, क्या लिखूं चैप्टर था जब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, अब आवा कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो हंसी नहीं आ रही है? बताइए इन पदों को सुन करके। तो आप पहले किसी कोई भी पद आए उसको पहले बहुत ही कायदे से पढ़िए, और आपको थोड़ी सी भी हंसी लग जाए, आपको थोड़ी सी भी हंसी लग जाए। अब आप कहोगे कोई लड़की विदा हो रही होती है तो सर ये हंसी आ जाती है, तो ये तुम्हारी मेंटलिटी, जो सोच है, तुम नालायक हो कि तुमको हंसी आ जाती है। किसी की लड़की विदा हो रही है, बेचारे रो रहे हैं, हाँ वो कभी कभी कुछ ऐसे ज़्यादा रो देते हैं कि वो ऑटोमेटिक हंसी आने लगती है ना। तो फिर भी चल तो करुण रस ही रहा होता है ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप कोई हंसने वाली बात में रोना आ रहा है तो आप निशान लगाया हो कि नहीं, करुण रस है। एक देखिए, एक दर्द होता है, वहाँ हास रस नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अक्सर शायद बताता हूँ कि एक दर्द होता है लोगों को, लेकिन फिर भी हमें हंसी आ जाती है। कोई पानी भयंकर बरस रहा हो, कोई चल रहा हो, और अगर उसका पैर फिसल जाए, ठीक है, अब उसको तो बेचारे को कष्ट है, लेकिन उसे फिसलते देख करके भड़ाम से जब गिरता है ना, तो इतनी हम लोगों को हंसी आती है। तो लेकिन वो हास रस है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको हास रस तो अब समझ में आ गया। करुण रस जिसमें दुखी हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि मौन सभी हैं, मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी, बताया था ना, पंडित ज्ञानी किसे सुनाऊं दुख भरी कहानी। मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी किसे सुनाऊं दुख भरी कहानी। जब जनक जी का ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि नहीं, जो सीता का वही ले जाएगा, सीता को वही ले जाएगा जो अजगव का खंडन कर देगा। और अजगव का मतलब, ये अजगव का मतलब समझ रहे हो ना, धनुष, जो प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी के साथ में हमारी सीता कन्या का विवाह पाएंगे, संस्कार हो जाएगा। लेकिन देश देश के भूपति नाना, विभिन्न देश के राजा गढ़ाए, लेकिन उठावे तरह ही न टारा, लेकिन उठाने लगे, लेकिन भैया हिला नहीं पाए। तो वहाँ पर तब राजा जनक ने, जब कोई नहीं धनुष तोड़ पाया, तब राजा जनक बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि बताओ अब हमारी बिटिया इससे रह जाएगी। तो सीधी सी बात है, उनके अंदर दुख आया। और जब दुख आया तो उन्होंने बोला कि मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी किसे सुनाऊं दुख भरी कहानी। क्लियर है ना? अब अगर बात करूं एक महादेवी वर्मा का कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखो पद आपने पहली बार पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अभी आप लोग हाई स्कूल में हैं, अभी आप लोग हाई स्कूल में हैं, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बताइए इसमें आपको करुण रस आ रहा है कि नहीं आ रहा ना? मैं नीर भरी दुख की बदली। एक और आपको मैं पहली बार आपको पढ़ता हुआ दिखाए कि बैठी खिन्ना यक दिवस वागे में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को विरोध। तो दो चार शब्द तो समझ में आ ही रहे हैं ना, आंसू, खिन्ना, ठीक है, खिन्नी ना समझ लेना, खिन्ना बोल रहे हैं, खिन्ना माने दुखी। तो इस तरीके से आपका ये शोक रस, तो आप निशान बिल्कुल सही कायदे से बस पढ़िएगा। प्रश्न पत्र में जब आए तो उसे कायदे से पढ़िए, अगर नहीं पढ़ेंगे कायदे से तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखो बेटा, पढ़ना तो पड़ता है, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करो। मैंने आपको करुण रस में बताया था कि वियोग और करुण में अंतर क्या होता है, बताया था ना बेटा? नहीं बताया? चलिए मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि वियोग और करुण में अंतर क्या है, कि वियोग श्रृंगार क्या होता है। 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फिर सब हाई स्कूल और 9th दोनों के रस को मिला करके पढ़ेंगे। तो वियोग श्रृंगार रस में मैंने बताया था कि जहां पर नायक और नायिका अर्थात प्रेमी और प्रेमिका किसी कारणवश एक दूसरे से अलग अथवा बातचीत करना बंद कर देते हैं,
वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। कोई कारण हो सकता है, कहा परदेश पति चला गया हो, परदेश न पति चला गया हो, पति परदेश चला गया हो, ठीक है, या फिर शायद प्रेमी का फोन स्विच ऑफ हो गया हो, या तो ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा मारकूट हो गई हो, ये भी एक कारण हो सकता है ना। तो कोई भी कारण हो सकता है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। और वही करुण में भी हम बता रहे हैं कि दो वियोग यानी दुख हो रहा है, तो कहा लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है तो दुख नहीं होता क्या? तो वियोग में भी दुख ही रहा है और इसमें भी दुख ही रहा है। तो मैं हमेशा एक सटीक उदाहरण देता हूं एक पहचान करने के लिए कि वियोग करुण में कैसे बदल सकता है, वियोग करुण में कैसे बदल सकता है। इसका मैं एक हमेशा उदाहरण ये देता हूं कि जब किसी प्रेमिका का प्रेमी, जब किसी प्रेमिका का प्रेमी, अच्छा एक बात बताएं, मैं हमेशा प्रेमिका का प्रेमी ही बोलता हूं, कभी प्रेमी की प्रेमिका नहीं बोलता हूं। उसका कारण ये है ना कि लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता है, वो तो चाहते हैं मरी जाए तो हम दूसरा ब्याह कर ले आए, और जबकि आजकल ये मिथ्या है, एक आफत है, ये याद रखो, ठीक है ना। यहाँ जो बैठे हो इतने लोग, अगर कायदे से पढ़ोगे नहीं तो शादी तक नहीं होगी। यहाँ सब इसीलिए बैठे पढ़ रहे हो, पहले लोग इसीलिए पढ़ते थे। तो जब किसी प्रेमिका का प्रेमी आईसीयू में पहुंच जाए, इतना ज़्यादा बीमार हो जाए कि आईसीयू में पहुंच जाए, कौन सा रस चल रहा है? वियोग। कौन सा रस चल रहा है? वियोग। और उसकी ऐसे सांसें चल रही हैं, धीरे धीरे सांसें चल रही हैं, वियोग है। और जैसे ही उसकी सांसें बंद, तुरंत करूं, क्योंकि अभी मिलने की संभावना थी जब तक सांसें चल रही थी। और जैसे सांसें मंडी गड़ाम, वैसे का हुआ, शोक विकल सब रोवहि रानी। यानी जब राजा दशरथ जब तक पगलाए घूम रहे थे, हाय राम राम कहाँ चले गए तुम, तब तक रानियों में वियोग था और वो राम के वियोग में घूम रहे थे। लेकिन जैसे उनकी सांसें खत्म, जैसे उनको लिटा दिया गया, मंडी उनकी लहास हुई गई, वैसे बाबा तुलसी ने लिख दिया कि शोक विकल सब रोवहि रानी। तो समझ गए ना कि वियोग शोक में किस प्रकार से बदल जाता है, यानी करुण में किस प्रकार से बदल जाता है। क्लियर है ना। तो आपको वियोग तो नहीं पढ़ना, लेकिन शोक पढ़ना है। तो शोक में मैंने आपको कई सारे उदाहरण बता डाले। एक दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, महादेवी वर्मा का है। क्लियर है ना बेटा। तो अब देखिए, अब आगे आते हैं, हमें उदाहरण देख करके ही इसको पढ़ना है। हाँ, आगे की यदि बात करें तो सोरठा और रोला, आपको सोरठा और रोला पढ़ना है। तो सोरठा क्या है, हमने आपको बताया था कि सोरठा में कितनी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में कितनी होती है सोरठा में, कितनी बोलिए, 11 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 11। और दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 13 मात्राएं होती हैं। वेरी गुड। पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। और याद रखिएगा, यह दोहे का क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है। और याद रखिएगा, ये अर्ध सममात्रिक है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक। ठीक है, ये अर्ध सममात्रिक है। और इसके पश्चात यह दोहे का उल्टा होता है, ये अर्ध सममात्रिक होता है। 1 3 11, याद है, इस तरीके याद रखिएगा, 1 3 11 और 2 4 13। आप अगर जो चीज़ गलत पढ़ते हो ना तो वो जल्दी याद हो जाती है। तो आप 1 3 11 ही याद करो। कोई पूछे 1 3 कितना होता है, बताओ ना, 13। ठीक है, बता दो 11, तो कम से कम तुमको इस तरीके याद हो जाएगी। सोरठा में 1 3 11 ही होती है और दोहे में 1 3 13 होती है। ठीक है, तो दोहा अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को क्या पढ़ना है? सोरठा पढ़ना है। अब दोहे में गिनती मैंने आपको बताया था कि गिनती करना आसान है। कोई भी पद आ जाए, अगर उदाहरण आ जाए, सोरठा का उदाहरण आ जाए, तो आप सीधी सी पहली बात है कि गिनती करिए।
और गिनती के लिए मैंने बताया था कि छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इनका ग्रुप एक है और इनकी पार्टी का नाम है लघु। क्या नाम है? लघु। और इनका सिंबल है ये, यही तो मैंने बताया था। और इसके बराबर कितनी मात्रा होती है? एक। और हमने ये बताया था कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ मोटी पार्टी है, औ और अंग। समझ लो, ये इसको छोटी पार्टी मान लो और ये बड़ी पार्टी, इसको इस समय मान लो बीजेपी, है ना। सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े बड़े चेहरे इसी में हैं, तो ये बीजेपी है। तो जब समझ लीजिए, आप लोग चिंता ना करिएगा, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लगे कि नहीं पढ़ाते टाइम पार्टी का प्रचार, प्रेजेंट की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये आपके 3 लघु के अंतर्गत आते हैं और ये आपके बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ अंग, ये आपकी पार्टी का नाम है, इसका दीर्घ। क्या नाम है? दीर्घ नाम है पार्टी का। और इसका सिंबल है ये। जैसे भाई हाथ का पंजा देख के हमको पता चल जाता है कांग्रेस है, कमल का फूल देख के पता चल जाता है कि बीजेपी है। ऐसे इनका सिंबल है ये और इस तरीके का ये। अब इसके बराबर एक मात्रा होती है और इसके बराबर 2 मात्राएं होती है। क्लियर है? तो आप किसी की भी गणना करके देख सकते हो। ये तो मालूम है ना कि अब अगर हम पूछ रहे कि किंतु, अगर हम पूछ दें किंतु, अगर हम पूछने लगे आपसे कि किंतु, अब का में कौन सी मात्रा लगी है, तो ये तो जानते हो ना, कै की मात्रा लगी? छोटी की मात्रा लगी। तो ये छोटी की मतलब ये छोटी ही वाली हो गई। क्लियर? तो इस तरीके गिनती कर सकते हैं, इसका बराबर 1 मतलब, है ना। तो इस तरीके आप लोग देख सकते हो। अब रोला की यदि बात करें तो रोला में याद रखिएगा बेटा, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मतलब एक पूरा जिस तरीके दिया होगा चरण, जब उसकी गिनती करोगे तो 24 निकल के आएंगी। और ये सममात्रिक होता है। सममात्रिक, वो अर्ध सममात्रिक था, मतलब उसकी आधी मात्राएं समान थी। कैसे? 11 और 13, 11 13, 11 13, है ना। एक 3 का पेयर बन रहा था, 2 4 का पेयर ये। लेकिन ये सममात्रिक, इसमें चारों चरण में कितनी मात्राएं मिलेंगी? 24 24। तो जब समान मात्राएं मिलेंगी तो सममात्रिक है। तो ये 24 मात्राएं होती हैं। अब 24 जो मात्राएं होती हैं, 24 जो मात्राएं होती हैं वो सममात्रिक छंद के अंतर्गत होती हैं। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा, कई बार पेपर में आया है कि 11 व 13 मात्राओं पर क्या होती है? हाँ, यति होती है। क्या होती है? यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर आपकी यति होती है। क्लियर है बेटा? एक चीज और याद रखना है इसमें, कभी कभी आ जाता है परीक्षा में, तो हम आपको बता दें। आपका पूछ लेते हैं कभी कभी कि गढ़ कैसे होते हैं। तो गढ़ जानने के लिए पढ़ाया कभी गढ़? इसके पहले नहीं पढ़ाया। चलिए, नहीं पढ़ाया, देख लीजिए। मैं कोई मॉडल पेपर देख रहा था तो उसमें पता चला था कि एक साल गढ़ पूछ लिया था। तो एक सूत्र याद कर लीजिए, एक सूत्र। जब इतने गाने याद कर सकते हो, इतने नंबर याद कर सकते हो, तो एक सूत्र नहीं याद हो सकता? ठीक है ना। तो एक सूत्र हम याद करेंगे। सूत्र का नाम है यमाता। सूत्र का नाम है यमाता राजभान। इसको देखो हम चेंज किए दे रहे हैं क्योंकि दूसरे उसमें लिखा है सलगा, ये एक साथ रहेगा। यमाता राजभान सलगा, ठीक है ना। एक साथ चलिए, अब पूरा फिर से दोबारा लिखे दे रहे हैं कि रहेगा यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। अब इसको हमें याद करना है। अब इसको कैसे याद करेंगे?
यमाता राजभान सलगा, यमाता या माता राजभान, एक राजा थे, राजभान और सलगा, ठीक है, सिनेमा से सलगा बन जाएगा। तो 2-3 बार कोशिश करोगे, क्योंकि ये मुझे कक्षा 6 में पढ़ाया गया था, आज भी मुझे याद है, और तब से दोबारा मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं, हमें अच्छी तरीके याद है। अब इसको जब हम पढ़ लेंगे तो निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, अब कोई पूछे गढ़ कितने होते हैं तो याद रखिएगा, नंबर 1 या गढ़, नंबर 2 मां गढ़, नंबर 3 ता गढ़, केवल हमको पहला अक्षर उठाना है, समझ रहे हैं ना। नंबर 4 रा गढ़, नंबर 5 जा गढ़, नंबर 6 भा गढ़, नंबर 7 ना गढ़, नंबर 8 सा गढ़। अब देखिए, यगड़, या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़। और ये याद रखिएगा कि गढ़ों की संख्या 8 होती है, तो बाकी के छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। गढ़ों की संख्या कितनी होती है? 8, तो बाकी के ये छूट गए। अब इसमें से कह दो कि ये सर जी कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये आप सोच सकते हो। और कह दो ये तो हम ऐसे यगड़ मगड़ तगड़ ऐसे निपटा लेंगे, उसको याद करने की क्या जरूरत है। तो अभी हमने आपको केवल क्वेश्चन बताया है कि क्वेश्चन किया कैसे। अच्छा ये बताओ, पहले प्रश्न आया था कि पहले उत्तर? पहले उत्तर आया था। जब तक उत्तर नहीं होगा तब तक प्रश्न कैसे होगा, है ना। जैसे आपके यहाँ सामाजिक विषय की क्लास है ना लगे, आकाश सर पढ़ाए ना, और कोई आपसे पूछ ले कि सामाजिक विषय कौन पढ़ाता है, और पढ़ाई ना जा रही हो, आपको मालूम है ना हो कि सामाजिक विषय होता भी है, तो पहले सामाजिक विषय पढ़ाई जाएगी, तभी तो प्रश्न होगा, तभी तो पूछा जाएगा कौन पढ़ाता है। कि ऐसे तो इसको आप लोग अभी ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न है। अब कैसे आता, इसमें आ जाता है यगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, या यगड़ में मात्राओं का अनुक्रमांक बताइए। और ऑप्शन कैसे आएगा? ऑप्शन ऐसे आएगा, नंबर 1 ऑप्शन दिया होगा लघु दीर्घ लघु, ऑप्शन नंबर 2 दिया होगा लघु दीर्घ दीर्घ, ऑप्शन नंबर 3 दिया होगा दीर्घ दीर्घ लघु, और ऑप्शन नंबर 4 दिया होगा लघु लघु लघु। अब क्या इसको आप बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे ना कि कितनी मात्राएं होती हैं। बड़ा सिंपल, बस इसको तैयार करना है। फिर हम वही बात बता रहे हैं कि इसको तैयार करना पड़ेगा, और तैयार जब हम करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा यगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हम इन 3 का पेयर उठाएंगे। किसका पेयर उठाएंगे? 3 का पेयर उठाएंगे। तो पहले में आपको क्या मिल रहा है? लघु, फिर क्या मिल रहा है? दीर्घ, फिर क्या मिल रहा है? दीर्घ। समझ गए ना? समझे कि नहीं? क्लियर है ना सबको? या में छोटा की मात्रा, माँ से बड़ा की मात्रा, ता में बड़ा की मात्रा, मतलब लघु दीर्घ दीर्घ। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? लघु दीर्घ दीर्घ, ऑप्शन नंबर 2। आपसे पूछ लिया जाए मगड़ में कितनी मात्राएं हैं, तो फिर ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछ ले मगड़ में कितनी मात्राएं हैं, तो अब माँ से 3 उठाएंगे, माँ से 3 के पेयर। ध्यान दीजिएगा, अब माँ से जब 3, तो बड़ा माँ, बड़ा ता, बड़ा रा। समझ गए? अब कोई पूछे तगड़ में कितनी मात्राएं हैं, तो तगड़ में जब मात्राएं, तो ता से 3 उठाएंगे। जब ता से 3 उठाएंगे तो बड़ा ता, बड़ा रा, छोटा जा, है ना बेटा। अब कोई आपसे पूछ ले कि रगड़ में कितनी मात्राएं हैं, रो, तो रा से 3 उठाएंगे। जब रा से 3 उठाएंगे, जब रा से आप 3 उठाएंगे तो बड़ा रा, छोटा जा और बड़ा भा। क्लियर है? अब इसके बाद में अगर कोई पूछ ले आपसे कि जगड़ में कितनी मात्राएं हैं, तो जा से 3 उठाएंगे, तो छोटा जा, बड़ा भा, छोटा ना। क्लियर है? फिर आपसे कोई पूछ ले भगड़ में कितनी मात्राएं हैं,
तो भा से 3 उठाएंगे तो आपका आ जाएगा बड़ा भा छोटा ना छोटा सा। अब कोई अगर आपसे पूछ ले नगड़ में कितनी मात्राएं हैं तो छोटा छोटा छोटा, है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले सगड़ में कितनी मात्राएं हैं, इसलिए ये 2 सपोर्टर की भूमिका निभा रहे हैं। अब बात समझ में आई। इन 2 को पहले मैंने छोड़ दिया था, ये 2 अब सपोर्टर की भूमिका निभा रहे हैं। तो छोटा छोटा बड़ा, क्लियर है। अब कोई पूछ ले, अब इसमें इस एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आकाश, चलिए आकाश सर हैं तो हम आकाश की बात करेंगे। आकाश, आकाश शब्द किस गण के अंतर्गत आता है? कायदे से लिखे दे रहा हूं। आकाश शब्द किस गण के अंतर्गत आता है? तो थोड़ा सा मात्राओं की गणना करें तो दीर्घ, दीर्घ, लघु। अब जरा इसमें देखें, दीर्घ, दीर्घ, लघु अर्थात तगड़ के माध्यम से आता है। क्लियर है बेटा? पक्का ना? तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बढ़े। इतना अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। देखिए अब अगर हम आगे की बात करें आपका, तो आगे की बात आपकी अलंकार की आती है। ये सब 20 नंबर के अंतर्गत आएंगे, 20 नंबर के अंतर्गत सब कुछ आएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो अब हम अलंकार की बात करें तो 3 अलंकार आपके इसमें है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। पहले नंबर पे आपका उपमा आना है, दूसरे नंबर पे रूपक आना है, तीसरे नंबर पर उत्प्रेक्षा आना है। उपमेय, उपमान, उपमेय और उपमान, जहां पर तुलना वहां पर उपमेय, जहां भेद रहित वहां पर उपमान, और जहां पर आपका कल्पना या संभावना होती है वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा। तो वैसे याद रखिएगा, पहले वाले में तुलना होती है। तुलना का मतलब समझ रहे हो? कंपेयर करते हैं। ठीक है भाई, अगर हमसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा, तो आप हमारी तुलना करोगे किससे? जिससे आप पढ़ रहे हो, अर्थात जिससे पढ़ते थे। जो पर्सनल परमानेंट मुझसे पढ़ रहा है उससे तो कोई वो तुलना नहीं करेगा, वो किसी दूसरे अध्यापक की तुलना मुझसे करेगा। लेकिन आप मुझे अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मुझसे, तो आप मेरी तुलना करोगे जो आपके परमानेंट अध्यापक है उससे। तो याद रखिएगा, ये तुलना होता है और भेद रहित आरोप होता है। रूपक में क्या होता है? भेद रहित आरोप। भेद रहित आरोप का मतलब क्या होता है? बात ये आती है, भेद रहित आरोप अर्थात भेद रहित, अंतर ना होना। कहां पर? उपमेय और उपमान। उपमेय माने जिसकी तुलना की जाए और उपमान माने जिससे तुलना की जाए। अगर और सिंपल बात किया जाए तो जहां पर पहली वस्तु और दूसरी वस्तु में कोई अंतर नहीं रह जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। याद रखिएगा, जहां पर पहली और दूसरी वस्तु में कोई अंतर, उपमेय को हमने पहली वस्तु मान लिया, उपमान को हमने दूसरी वस्तु मान लिया, और इन दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ, जब कोई अंतर नहीं हुआ तो वहां पर रूपक अलंकार हो गए। फिर इसके पश्चात हम उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होती है? कल्पना या संभावना। उत्प्रेक्षा क्या होती है? कल्पना होती है या संभावना होती है। मतलब या तो हम संभावना, अभी वर्षा हो सकती है, ठीक है ना, ये संभावना है। मानो ऐसा लगा मानो जैसे पहाड़ टूट गया, ठीक है, जैसे कोई अचानक से आवाज, अरे कहीं ऐसा लगा मानो हम गिर गए, है ना। तो एक संभावना, एक कल्पना। कल्पना क्या? मानो। अब जैसे अच्छा, पुराने कवि लोग थे ना, इसका बहुत प्रयोग करते थे पुराने कवि। जिसे आराम से बैठे हुए थे, आराम से राजा महाराजा आराम से इसे बैठे हुए हैं। अच्छा, उनके पास भी कोई काम धंधा होता नहीं था। सभी राजाओं के पास थोड़ा, भाई इतने सारे राजा रहे हैं, हम कुछ ही का तो नाम जानते हैं अच्छे से, बाकी तो ऐसे ऐसे राजा रहे जिनका नाम है नहीं, उनको केवल विलासिता का जीवन जीते रहे। अब राजा आराम से बैठे हैं, बोले कवि कुछ सुनाओ।
ऐसे बोलते थे। कहीं मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है, व्यथित हो रहा है, कुछ सुना ही दो यार। अब कवि भी क्या आखिर सुनाए ऊ भी गए हैं, तो उन्होंने वो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते थे। नहीं सुनाने का उनका मन होता था तो थोड़ा गद्य शैली में कहते थे, महाराज आप ऐसे बैठे हो, ऐसा लगता है साक्षात इंद्र बैठा हुआ है। अब राजा इंद्र से तुलना, उसको मालूम है कि एक मक्खी तक कभी नहीं मारी हमने, और इंद्र से तुलना, ऐसे बिल्कुल खड़ा हो गया सीना ईना निकाल के। अच्छा खिलाई पिलाई इतनी, अब तुम्हारे जैसे थोड़ा मोमोज खाने वाले राजा रहे हैं कि जाओ मंत्री एक प्लेट मोमोज और फिंगर ले आना, ऐसा कहीं थोड़ा रहा है। तो आराम से खड़े हो गए। अब फिर अब कवि को भी लगा कि कुछ शायद मिल जाएगा। कहना, अरे महाराज आप खड़े हो तो ऐसा लगता है मानो हिमालय पर्वत खड़ा है। अब महाराज चलने लगे कवि की तरफ। अब जब महाराज कवि की तरफ चल रहे हैं तो कवि ने रोक दिया, अरे रुक जाओ महाराज रुक जाओ। कहन क्या हुआ? अरे कहन महाराज आप चल रहे हो तो मानो लग रहा है धरती हिल रही है। ओफो, सब कुछ उतार के दे दिया, लो ले जाओ। कवि का चल रहा था, जीवन यापन हो रहा था भैया इसी से। तो ये जो कल्पना, अच्छा आजकल हम लोग भी इसी का हैं, तो उन्हीं के पूर्वज ना कहीं, तो हम लोग भी अरे ओह इतना अच्छे से तैयार हुई रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो जानी लीवर है ना, जानी लीवर हुई जाओ चाहे जो कुछ हुई जाओ। लेकिन कुल मिला के हम भी कल्पना करते हैं। अच्छा रास्ते में कभी देख लेते हैं कि रास्ते में चलते हुए और हम लोग एक दूसरे से कभी ना कभी किसी न किसी से हमने बात जरूर ऐसी की होगी कि देखो इनको देखो, ये ऐसे भैया के जैसे लग रहे हैं या दीदी के जैसे लग रहे हैं, कोई ना कोई रिश्ता होता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आ गए, ठीक है ना। पहले में तुलना, दूसरे में भेद रहित आरोप, मतलब अंतर ना होना, और तीसरे में कल्पना या संभावना। अब अगर हम बात करें किसकी, कि इनको पहचानेंगे कैसे, उदाहरण ही इसका आएगा। परिभाषाएं तो हमने बता दी, परिभाषाओं में समस्या नहीं है। अब उदाहरण, अब ये तो जरूरी नहीं है कि हमने बताया पीपर पात सरिस मन डोला, हमने लिखवाया और परीक्षा में यही आ जाए कि बताओ पीपर पात सरिस मन डोला, नवीन अवस्थी लिखाया था, हम तुमसे पूछे ले रहे हैं, काम खत्म, तुम नवीन अवस्थी के स्टूडेंट हो, अच्छे नंबर दे देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कहे की वजह से हमारे बोर्ड से कोई रिश्तेदारी है नहीं, चाचा नहीं भी आए यहीं हमारे, तो बोर्ड वाले कुछ भी दे सकते हैं ना। हमारी दुश्मनी, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाले हाल हैं कि ना वो हमको जानते ना हम उनको जानते, ठीक है ना। तो उपमा को हम पहचानेंगे कैसे, तो एक बहुत आसान सा फिर मैं बता रहा हूं कि जहां पर बहुत कायदे से देखना, उदाहरण को बहुत कायदे से देखना, और कायदे से देखने के बाद में अगर कहीं भी आपको सम, सी, सा, सरिस, समान, इव, सदृश, ये सब साहे वाली चीजें हैं, ये कहीं भी आपको दिख जाएं, भले चाहे ऐसे लाख के दिख जाएं, डैश लाख के, तो वहां पे आंखें बंद करना और आप निशान लगा देना किसमें, उपमा में। क्लियर है? क्यों? क्लियर है ना। आंखें बंद करना और उपमा में सम, सी, सा, सदृश, इव, सरिस, समान, ये अगर शब्द आपको किसी भी उदाहरण के अंतर्गत मिल जाए, जैसे हरिपद कोमल कमल से, एक शब्द और आ गया से भी आ जाए तो भी आपका कौन सा है, उपमा अलंकार। मुख मयंक, एक और उदाहरण देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर कौन सा अलंकार है, क्या आ रहा है, सम आ रहा है, वेरी गुड। अब पीपर पात सरिस क्या आ रहा है, सरिस, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिए। अब इसके बाद में हम रूपक की यदि बात करें, रूपक की यदि हम बात करें तो रूपक में बेटा एक चीज याद रखिएगा कि दो अलग शब्दों के बीच, दो अलग शब्दों
दो अलग शब्द के बीच योजक का चिन्ह लगा हो, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? योजक। योजक का चिन्ह बोलते हैं। दो अलग शब्दों के बीच, अलग अलग शब्द होना चाहिए, सेम शब्द नहीं। ये ना हो कि कनक कनक, धन धन, एक ही शब्द नहीं, अलग अलग शब्दों के बीच में अगर आपको ये डैश वाला अर्थात योजक चिन्ह दिखाई दे जाए तो समझ जाना वो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्लियर है? बताने को तो हम आपको पूरा इंपॉर्टेंट पूरा एक साथ और कुछ ना बताते, लेकिन हम इंपॉर्टेंट के साथ में पूरा क्लियर करते हुए भी चल रहे हैं कि आपको लौट के दोबारा यहाँ ना आना पड़े। तो इनके बीच में अगर योजक का चिन्ह दिखाई दे जाए, अगर आप अच्छे से क्लास ले लोगे तो आपको अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ये आप समझ लीजिए। तो योजक का चिन्ह मिल जाए, जैसे हमने आपको लिखवाया कि चरण कमल बंदो हरि रहे। अब मान लीजिए कि बी अगर आ जाए अंबर पनघट में डुबो रही, अब इसमें कौन सा अलंकार? रूपक, क्योंकि अंबर और पनघट के बीच में कौन सा लगा है? योजक का चिन्ह लगा है। और ये ट्रिक जो आपकी काम करेगी वो 90% काम करेगी। ये ट्रिक कितनी काम करेगी? 90% ये ट्रिक आपकी काम करेगी। इस बात को याद रखिए, है ना। अब आपका उत्प्रेक्षा में अगर हम बात करें, उत्प्रेक्षा की यदि हम बात करें तो उत्प्रेक्षा में क्या होगा कि आपका मनु और जनु, अब इससे जितने बनते हैं, मनु और जनु से जितने बनते हैं वो सब यूज में आ जाए तो समझ लो कि उत्प्रेक्षा है। कैसे? मनु से क्या बन सकता है? मनो, मानो, मनो, है ना। इसी तरीके मानव, यही तो बनेगा। जन से क्या हो जाएगा? जनव, जानो, जनव। मतलब आप एक चीज याद रख ले, मनु जनु अर्थात मनु मनहु, मानहु मानो, जनु जनो, जानो जानो। इस तरीके का अगर आपको कोई याद आ जाए, जैसे सिर फट गया उसका मानो, है ना। आपका क्या था कि सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात मनहु, मनहु आ गया ना। तो आप उदाहरण को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप निशान लगाएंगे। अब एक और अंतिम बात अलंकार संबंधित कि अब अगर आपको, ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपको ना ये ट्रिक मिल रही है, हमने अच्छे से देख लिया, हमको ना ये ट्रिक मिल रही, ना हमको ये ट्रिक मिल रही, और ना हमको ये ट्रिक मिल रही, अब बड़े परेशान कि हम आखिर निशान लगाएं तो लगाएं किसमें। बड़ी परेशानी आ गई हमारे जीवन में कि हमने इतना अच्छा पढ़ा और लो अब बीच भंवर में डूब गए। और नवीन अवस्थी जी ने तो ऐसा पढ़ाया कि हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी डुबो देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम डुबो तो नहीं सकते हैं, उबार जरूर सकते हैं। तो अगर ये तीनों ट्रिक आपको ना मिले और फिर भी आपको निशान लगाना ही पड़े तो आप याद रखिएगा, आप रूपक पे ही निशान लगा के आएंगे, उपमा और उत्प्रेक्षा का चयन नहीं करेंगे। जब ये तीनों ट्रिक काम नहीं करती हैं तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, क्योंकि हमने ये लिखा था कि ये ट्रिक कितने प्रतिशत काम करेगी? 90%। 10% है कि इन दोनों के बीच में मान लो ये जो आपका है यहाँ पे ना लिखा हो, अंबर पनघटे केवल लिखा हो, बीच में डैश ना हो,
अब बताओ कौन सा अलंकार होगा, तो उस कंडीशन में आप रूपक लगा के आएंगे। बात क्लियर है ना? क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर हम बात करें साहित्य के इतिहास की, अब अगर हम साहित्य के इतिहास की बात करें कि साहित्य के इतिहास में क्या आना है, साहित्य के इतिहास में क्या आता है, शुक्ल और शुक्लोत्तर, आपको केवल दो चीजें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शुक्ल युग पढ़ना है और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, और दूसरा रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके अतिरिक्त जितना भी आपके इसमें लिखवाया गया है, जितने भी काल की विशेषताएं मैंने लिखवाई हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। केवल आपको शुक्ल युग की विशेषता पढ़नी है और शुक्लोत्तर युग की विशेषता पढ़नी है। आपको रीतिकाल पढ़ना है, आपको आधुनिक काल पढ़ना है। इसके अतिरिक्त कोई भी काल आपको नहीं पढ़ना है। इसी से संबंधित आपको लेखक पढ़ने हैं, रचनाएं पढ़नी है और कवि पढ़ना है और उनकी रचनाएं पढ़नी है। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। जब हम आगे बात करेंगे तो आपका अब उपसर्ग मिलेंगे। अब क्या मिलेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग आपके केवल इतने ही हैं। आप देख लीजिए, अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। बस इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा उपसर्ग आपको नहीं लाना है। और आप एक बात और याद रखिए कि प्रत्यय आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। ये उपसर्ग जरूर इतने आप नोट कर लीजिए। मैं आपको समय दिए दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हटा जा रहा हूँ। देखिए, अब अगर हम आगे बात करें तो ये आपका समास, आपका समास क्या है? समास में आपको 4 समास तैयार करने हैं। कौन कौन से? पहला था द्वंद्व समास, पहला आपका द्वंद्व समास है। अब आप देखिए द्वंद्व लिखा कैसे जाता है, वो कायदे से देखिएगा। द्वंद्व समास। दूसरा हमने कहा था द्वंद्व समास के में हमेशा ये समझ लो कि इसकी एक ट्रिक समझ लो कि बीच में डैश लगा होता है। ये जितने में डैश लगे हैं समझ लो कि आपका द्वंद्व समास है ना। दूसरा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास। अब जितने भी ये गिनती आ जाए, ठीक है ना, जहां पर पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात जहां पर पहले पद में संख्या दिखाई दे, वहां पर आपको क्या होता है? द्विगु समास। अब देखिए यहां पे, देखिए कहीं पे आपको संख्या दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही। दिख रही है ये चौराहा, 4, 9, 3, 3, 7, 5, 5, है ना। लेकिन एक कंडीशन है, कहीं भी भगवान नहीं आने चाहिए। भगवान की बात ना हो, और भगवान से जो लड़ जाए उसकी भी बात ना हो। जैसे हम बोल दे दशानन, भगवान से लड़ने वाला व्यक्ति है ना। क्यों भाई? भगवान से जो लड़ी जाए तो वो हम लोगों कैटेगरी में आएगा का? वो भी हमारे लिए तो भाई भगवान है, ठीक है ना। एक हम कभी अंबानी के शत्रु हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। बताइए, अब क्या अंबानी के कोई शत्रु नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जो उनके समकक्ष जो ये सोचते होंगे कि अरे हम उनके बराबर हैं, वो अंबानी के शत्रु हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात? तो भगवान से जो लड़ जाए, अर्थात जो ये सोचने लगे कि हम भगवान से बराबरी कर ले जाएंगे, जो हम भगवान से बराबरी कर ले जाएंगे, ये आपका दशानन रावण जो लिखा है। अब ऐसा ये ना बोलने लगना कि दशानन रावण हूं मैं। आज तक मुझे यही नहीं समझ में आया। यहाँ हर साल लोग परेशान हैं कि रावण जलाए और यहाँ लोग गाना गाते घूम रहे कि दशानन रावण हूं मैं। अब
यहां पर अगर भगवान की कोई बात आ जाए तो ध्यान दीजिएगा वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। भगवान या जो भगवान से लड़ जाए अगर तुम्हें याद आ जाए तो आंखें बंद करना और कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। और जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, जो कर्ता की विशेषता बताए विशेषण, समझ रहे ना? जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, वहां एक कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय क्या होता है? ध्यान दीजिए, हम कह दें आपको नील कमल। कमल क्या है? कर्ता। नील क्या है? विशेषता, नीला। अर्थात नीला कमल, क्या हमें किसी की याद आई? क्या नहीं आए ना? मान लीजिए कह दिया जाए पीतांबर, आप समझिएगा यही है, हमें किसी की याद नहीं, लेकिन जैसे हमने पीतांबर लिखा तो हमें एक याद आने लगी। किसकी याद आ गई बताइए? हाँ, श्री कृष्ण की याद आई, है ना? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। है पीत पीला, अंबर वस्त्र। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो कर्मधारय ही है, लेकिन ना हमने आपको बताया था कि भगवान की याद नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें तो हमको भगवान की याद आ गई। तो ये पीला वस्त्र ये नहीं बनेगा बेटा। ये बनेगा कैसे? पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। बात मेरी आपको समझ में आ गई कि किस तरीके है किस तरीके नहीं? क्यों? एनी डाउट? अब देखिए, अगर हम पूरे साफ करना है तो समास का पूरा खेल हो गया। कोई समस्या आप लोगों को? कोई समस्या नहीं ना? अब हम बात करते हैं तद्भव तत्सम की। अब देखिए, तद्भव तत्सम की यदि बात करें तो आप लोग इतने तद्भव तत्सम केवल तैयार कर लीजिए, बाकी आपको कोई भी तद्भव तत्सम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो ना आए वो आप पूछ लीजिए, कमेंट करिए, उसका आपको बताया जाएगा कि ओरिजिनल तत्सम क्या है। ठीक है? और रही बात पर्यायवाची की, तो इतने आपको केवल पर्यायवाची देखना है। आप लोग चाहे मैं हटा जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको वीडियो रोक के लिख लीजिए। अब देखिए, आपकी इसमें कुछ चीजें बची हुई थी, कुछ टॉपिक मैंने छुड़वाया था, कटवाया भी और छुड़वाया भी। हमने अभी आपको शब्द रूप बताया था कि शब्द रूप आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, बताया था ना बेटा? तो अब आपको शब्द रूप वो वाले नहीं पढ़ने, अब आपको पढ़ने हैं अस्मद, युष्मद और तद। अब देखिए, इसकी कोई विशेष ट्रिक नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कल की क्लास आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो थोड़ी बहुत मैं ट्रिक बता दूंगा, विशेषकर बाकी इसको याद ही करना पड़ता है बहुत आसान। आम आवाम मयम माम आवाम अस्मान मया अभ्यम अस्मा भी मयम अस्मभ्यम मत अस्मत मम आयो अस्माकम मय आयो अस्मास, काम खत्म। युष्मत की बात करें तो त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्यम युष्मा भी तुभ्यम युष्मभ्यम त्वच युष्मत तौ युवयो युष्माकम त्वय युयो युवयो युष्मान, काम खत्म। युष्मासु, सॉरी। इसके बाद में तद की सातौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई तत्सई पे तेभ्य तस्मात् तेभ्य तस् तयो तेसान तस्मिन तेसु, काम खत्म। क्लियर है ना? तो ये आपको शब्द रूप केवल 3 तैयार करने हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका है विशेषकर जो नया टॉपिक जुड़ा है वो है पद परिचय। पद परिचय, ठीक है? दूसरा टॉपिक जो आपका नया जुड़ा है वो है वाच्य, पद परिचय वाच्य, और अविकारी शब्द भी आ जाता है इसमें। ठीक है? इतने टॉपिक आपके नए हैं
और आपको पत्र लेखन नया आपका जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? पत्र लेखन। तो ये पत्र लेखन तो आपका लिखित में जाएगा। ये 20 नंबर में आपका बहुविकल्पी में ये 3 चीजें जुड़ी हुई है। मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। ये आपका पूरा विकल्प का मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में ये कुछ चीजें जो आपकी 3 हैं, इनको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसकी क्लासें पेड क्लासें यही होंगी। मैं आपको इम्पॉर्टेंट मैंने आपको पूरा बता दिया है 20 नंबर का। तो ये आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आप लोग अच्छी तैयारी करें, अच्छे नंबर लेके आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।